नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। आज 9 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन हुआ सुजीत भवन ITO दिल्ली में, जहां पर पूरे भारत के ट्रेड यूनियन के लीडरों ने भाग लिया और सभी लोगों ने जो 4 लेबर कोड बिल हैं और मनरेगा खत्म कर रहा है भारत सरकार, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होना है, जो 12 फरवरी को सभी लोगों ने समर्थन जताया। और उन्होंने कहा यदि ये 4 कोड बिल वापस नहीं लेते हैं और तो सरकार के खिलाफ आंदोलन कड़ा होगा। और ये चेतावनी देते हुए सभी लोगों ने सरकार को कहा कि ये वापस लिए जाएं 4 कोड बिल, अन्यथा और ज़्यादा आंदोलन तेज होगा। धन्यवाद साथियों। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद साथियों। अभी जो सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की सरकार है, मुझे तो ये लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है यह भी अपने आप में आजाद नहीं है कानून बनाने के लिए। इनको जो अदानी अंबानी कहते हैं, जो सलाह देते हैं, मजबूरी में उसी के हिसाब से इनको चलना पड़ता है। खास करके सेंट्रल में जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर हैं वो भी आजाद नहीं है। हम मजदूरों की आजादी की बात कौन करेगा, जबकि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी सिपाही हैं, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं, जितने भी इनकी सरकार है, ये भी अपने आप में कानून बनाने के लिए, कोई खास निर्णय लेने के लिए और कोई खास मुद्दा पर अपना मुद्दा तैयार करने के लिए आजाद नहीं है। ये जिसका परिणाम ये है कि सेंट्रल से बीजेपी गवर्नमेंट शासित प्रदेश में जो भी आदेश जाता है, उस आदेश को स्टेट गवर्नमेंट को पालन करना पड़ता है। उसे एक कदम ने आगे जाएगा, न एक कदम पीछे जाएगा। जिसका हम लोग जीता जागता उदाहरण देख रहे हैं। पहले यूपी में, यूपी के बाद अब हम दिल्ली में सरकार बनने से पहले इन्होंने एक नारा दिया था, जहां झुकी वहां मकाम। अब वो नारा जितने बार चेंज हो गया है, जहां झुकी वहां बुलडोजर, जहां झुकी वहां बुलडोजर। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि झूठ पर झूठ बोलने के बाद भी अगला झूठ इनका सच कैसे हो जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण हमारा बिहार है, जहां पर कि एन मौके पर जब इन्होंने देखा कि हमारी गोटी सेट नहीं होगी, इन्होंने चुनाव से 1 महीना पहले वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ा दिया, 10,000 रुपया जीविका बहन के खाते में दे दिया। अलग अलग तरह से इन्होंने डर से उनको इसलिए आर्थिक सुविधा दे दिया, वह वोट अगर मेरे पास नहीं आएगा, पक्का है कि वहां पर हमारी सरकार नहीं बनेगी। जिसका परिणाम यह हुआ कि 10,000 रुपया मिलने के बाद वहां भी योगी जी का, रेखा जी का और नरेंद्र बाबा का बुलडोजर वहां भी पहुंच गया और गली गली मोहल्ले मोहल्ले अब वो वहां भी बुलडोजर सरकार चल गई। हम लोगों ने मांगा था कि न्यूनतम वेतन बढ़ाओ, वेतन नहीं बढ़ाता है, कागजों में तो बढ़ जाता है, हकीकत नहीं बढ़ता है। हम लोगों ने बोला सामाजिक सुरक्षा को तंदुरुस्त करो। इन्होंने 2019 में लेबर कोड का फॉर्मूला लिया है और 2000 अभी अगस्त में इन्होंने इसको पार्लियामेंट में पास करा करके मेरे ख्याल से राष्ट्रपति भवन में जाकर के पास हो गया। हमारे सीनियर साथी जानते हैं। 12 तारीख को बुलाया सारे हिंदुस्तान से लोगों को बात करने के लिए, औपचारिकता में, निजीकरण तो करने ठानी लिया कि करना है, औपचारिकता में बुलाया है कि बात करेंगे 12 तारीख को, 12 जनवरी को। तो बात करके जैसे मजदूरों से बात किया, कानून ने 20 तारीख को बात किया। अरे मान्यवर 1 मिनट, ध्यान चला
देश के हालात बहुत खराब हैं। ऐसे देश के हालात आज़ादी के बाद 75 साल में पहले देश के कामगारों को देखने को नहीं मिले। वैसे तो बहुत सालों से लगातार पूंजीपति ये मांग करते आए थे कि जो देश का लेबर लॉज है तो संघर्ष के जरिए, कुर्बानियों के जरिए हमने हासिल किया है देश की लेबर मूवमेंट ने, और उसको जो है वो चाहते थे कि फ्लेक्सिबल रहे लेबर लॉज। जब मालिक चाहे जिसको रखे, जब मालिक चाहे जिसको मर्जी पिकआउट कर दे, हायर एंड फायर का उसको राइट मिल जाए, और उसके बढ़ापे के सारे के बारे में कोई कंट्रीब्यूशन ना करे, उसके बच्चों की पढ़ाई के बारे में मत सोचे मजदूर के, उसके बीमारी के अंदर इलाज कराने का उसका कोई योगदान ना रहे। ऐसी बातें पिछले 40 साल से लगातार मालिक कर रहा है। परंतु पिछली गवर्नमेंटों ने भी कोशिश की कि उनकी बातों को मान लें, परंतु उस वक्त उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। अटैक तो पहले भी हुए थे, और ये लिबरलाइजेशन से सारे इशू शुरू हुए हैं। जब वैश्वीकरण देश में शुरू हुआ तो हम तो 91 ऑनवर्ड देश का कामगार ये सारे हम लोग खेल रहा, परंतु अभी पिछले 11 साल से ये हमले इतने तेज हो गए, मेरे ख्याल से और अगर हम 29 तक इसको झेलते रहे तो देश के अंदर फिर कोई भी मजदूर जो है वो पक्का नौकरी पे नहीं रहेगा, वो सब बंधुआ मजदूर हो जाएगा, फोर्स लेबर हो जाएगा। मालिक जब जी चाहेगा रखेगा, जब जी चाहेगा बिकाऊ करेगा, जितना वेतन देना होगा उतना देगा, बाकी नहीं देना होगा तो कर नहीं पाएंगे। कोई कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट में से जो प्रॉफिट को देने वाला है उसके शेयर पर बहुत बड़ा अटैक है। और अभी हमने ये नहीं कि ये कोई आज नई बात है, हम 5 हड़तालें कर चुके हैं, ये 6ठी हड़ताल है, होगी 12 फरवरी को। पिछली हड़ताल आपने 9 जुलाई को की। 9 जुलाई में देश के हर सेक्टर ने उसमें कंट्रीब्यूट किया, परंतु कुछ सेक्टर हमारे बीच में नहीं आते थे। वो समझते थे कि हमारे यहाँ पर नौकरी पक्की है, सैलरी बहुत अच्छी है, बहुत लड़ बेहतर अच्छी सुविधाएं दिला रखी हैं, परंतु अगर कोई कबूतर बिल्ली को देखकर आंख मूंद ले कि बिल्ली मुझे कुछ नहीं कहेगी, तो ये तो इससे बड़ी बेवकूफी हो ही नहीं सकती है। बिल्ली को बड़ा मौका लगेगा तो आपको फर भी नहीं मार देंगे, तो वो हो रहा है। तो अभी पिछले बजट सेशन में सरकार क्या बिल ले आई, जो हमारे जितने भी राष्ट्रीय बैंक हैं उसमें 49% एफडीआई ले आए फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और अगर रातों रात 5-7 महीने के अंदर गौतम अडानी जैसे एनडीटीवी को खरीदा, बैकडोर से उसके शेयर खरीद ले, तो सुबह उठोगे तो पता लगेगा सारे बैंक गौतम अडानी के पास चले गए। तो 49 तो पार्लियामेंट ने पास कर दिया, और आपका जो जितना इंश्योरेंस है वो 100% एफडीआई को दे दिया फॉरेन इन्वेस्टर को, तो इसका मतलब इंश्योरेंस खत्म। अब जो सचेत मजदूर है वो कभी इससे विचलित नहीं हुआ, उसने समझ लिया कि हाँ आज ये टेम्पररी धक्का हो सकता है लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ये मजदूर के सामने एक लक्ष्य रहे, ये जो लक्ष्यहीन बना दिया मजदूर को, सिर्फ मेरी को मतलब क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो भी छीन के जा रहे हैं, मिलने का कोई बात ही नहीं है। मजदूर के जो स्टेक होल्डर है, नहीं आज पूरी अरे देश का विकास मतलब पूंजीपति का विकास, अडानी अंबानी का विकास, देश बने अडानी अंबानी, मजदूर का को उसका अस्तित्व पर ये चोट हमला खत्म करने की साजिश तमाम अधिकारों को। साथियों, जब मेरे सामने ये लक्ष्य रहे, मजदूर आंदोलन एकजुट एक साथ खड़ा होके हम इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ, हम अपने अधिकारों के लिए, हम इस संपदा को पैदा करने वाले हैं, हम भी मालिक हो सकते हैं। ये जब बात होती थी एक जमाने में कि लाल लाल लहराएगा जब होश ठिकाने आएगा, कमाने वाला खाएगा लूटने वाला जाएगा, वो नारा फिर से बुलंद अगर हो और सामने अगर ये रहे लक्ष्य कि मेरे को अपने अधिकार हासिल करने के लिए एकजुट होकर मेरा अधिकार को मैं हासिल करूंगा, मैं हासिल करके रहूंगा। ये हड़ताल जो 12 फरवरी की हड़ताल, ये हमारे को एक ऐसा ही एक मुकाम है जब हम तमाम लोगों के अंदर से इस निराशा के भाव को हटा के कि हम लड़ेंगे, जीतेंगे,
हम जीत सकते हैं, हम जीतेंगे ही। वो जीतते जीतते भी हारेंगे, हम हारते हारते भी जीतेंगे, क्योंकि हम ही हैं जो अपना खून बहा सकते हैं, पसीना बहा सकते हैं। हम अपने खून पसीने से इस देश की संपदा पैदा कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़े तो वही फिर मुझे जो कुर्बानियां देनी पड़ी थी, दोबारा वो कुर्बानियां देनी पड़े, तो मैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खून बहाने तक से भी कभी पीछे हटा नहीं है मजदूर। लेकिन ये जज्बा उसके अंदर दोबारा से कायम करना है, और 12 तारीख की हड़ताल को हमको सफल करने के लिए ये अहद लेकर जाना है कि हम इस हड़ताल को सफल करेंगे। और ये हड़ताल सफल होगी क्योंकि लोगों के अंदर दिल में जज्बा, दिल में आक्रोश है। वो नेतृत्व की तलाश कर रहा है, और वो नेतृत्व की ऐतिहासिक जिम्मेदारी, इसीलिए मैंने कहा था कि ये ऐतिहासिक क्षण इसीलिए है कि वो नेतृत्व की जिम्मेदारी हमेशा मजदूर वर्ग की रही है, मजदूर नेतृत्व की रही है। और वो मजदूर नेतृत्व आज इस ऐतिहासिक क्षण में इस जो फांसीवाद के हमले को रोकने के लिए वो आगे आएगा, और तमाम लोगों को एकजुट करते हुए हमारे इस हड़ताल को सफल करने में अपनी जी जान झोंक देगा। और ये हड़ताल सफल होके रहेगी, होके रहेगी, होके रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद। एक बंधुआ मजदूर की तरह प्रयोग किया। पूरा साउथ ईस्ट एशिया में दक्षिण भारत के मजदूरों को भर करके मलाया, बर्मा, सिंगापुर भेजना चालू किया था। आज हमने देखा अमेरिका से हमारे भारतीय मूल के मजदूरों को हथकड़ी पहना करके भारत भेजा गया, लेकिन हमारा खून नहीं खोलना। मुख्य बात तो यही है कि अब हमारा खून नहीं खोलता। हमारा खून इस बात के लिए भी नहीं खोलता है जब हम जान रहे होते हैं कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद, मतलब लेबर कोड की बात होगी तो मेरे ख्याल से आप लोगों को केवल यही ध्यान आएगा कि मजदूरों से 8 से 12 घंटे और 12 से 14 घंटे का काम लिया जाएगा। मेरे ख्याल से एक बहुत सुधा मूर्ति के हस्बैंड हैं, वो कहते हैं कि यूथ काम नहीं करना चाहता है, हम 72 घंटा काम करना चाहते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि 72 घंटा किसके लिए आप काम करना चाहते हैं? हमें तय करना होगा कि हम किसके अधिकारों की बात करते हैं। क्या हम मजदूरों वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ? कारण क्या था? क्योंकि उसके अंदर जो पैसा था, जो पैसे का प्रावधान कहाँ से होगा वो डाला ही नहीं। ना तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, ना ही उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने ध्यान दिया। तो जब बात सुरक्षा की आती है और उसको कैसे करना है वो उसमें लिखा ही नहीं जा रहा है, तो सुरक्षा मिलेगी कैसे? हम तो पहले से ही असुरक्षित है। जो असंगठित क्षेत्र है, जो बहुत बड़ा वर्ग है, वो पहले से ही सुरक्षित नहीं है, और इन कोर्ट के आने के बाद भी वो सुरक्षा के दायरे में नहीं आ रहा है। हर एक जगह ये बात हुई है कि जहां पर 10 एम्प्लॉय काम करेंगे वो इस लेबर कोड में आएंगे, लेकिन सोशल सिक्योरिटी कोड में एक शब्द लिया गया है होम बेस्ड वर्कर, घर खाता कामगार महिलाएं, लेकिन उनको नाम तो दिया गया, लेकिन उसका कैसे वो उसके अंदर आ रहे हैं ये भी उसमें क्लियर कट नहीं है। डेफिनेशन में लिया गया है, लेकिन उसमें क्लियर नहीं दिया गया है कि कैसे इसमें आ रहे हैं। क्योंकि जो होम बेस्ड वर्कर है, वो होम बेस्ड वर्कर वो महिलाएं होती है या वो भाई लोग होते हैं जो अपने घर में बैठ के छोटा छोटा काम करते हैं। उनका काम अधिकतर होता है जो फैक्ट्री से काम आ गया, जो किसी ठेकेदार ने उनको घर पे लाके काम दे दिया, जैसे सिलाई का काम दे दिया कि मैक्सी बना लो, पजामा बना लो, या फिर बिंदी बना दो। क्योंकि हमारा जो सारा पूंजीपतियों का काम है, जो फैक्ट्री का काम है, जो इंडस्ट्रियल का काम है, वो ज्यादातर अब 90% तो घरों में ही हो रहा है। और उसका भी एक बड़ा कारण ये है कि जो महिलाएं घर में काम करती हैं वो पैसा उनके लिए बहुत कम हो। सरकार है, पीडी की सरकार है, सीबीआई की सरकार है, और वर्कर्स पर एस्मा लगाती है अगर सेक्टर्स के अंदर हड़ताल करें। सरकार से लड़ने के लिए भी हमको भी अपनी टैक्टिक्स बदलनी पड़ेगी। जिस तरीके से हम बार बार हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन बेशक सरकार जो है अपना एजेंडा बराबर लागू कर रही है, और इस देश को वो कहती है नया भारत बना रहे हैं। हम समझते हैं कि इसको मध्य युग के अंदर ले जा रहे हैं, मध्य युगीन भारत के अंदर ले जा रहे हैं। और मौजूदा जुडिशरी के अंदर भी आज ब्राह्मणवाद को कोट किया जा रहा है, मनु को कोट किया जा रहा है। तो ये सरकार अपना हिंदुत्ववादी एजेंडा लागू कर रही है। जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने कहा, यहाँ हमारे को गुलाम बनाने की तजवीज जारी है। पहले किसानों के साथ किया, अभी ये है, अभी जी राम जी ले आए। और जो आपका जो एटॉमिक था,
उसको शांति के नाम से उसके अंदर चेंज कर दिया है, इलेक्ट्रिसिटी को भी किया है, LIC को भी किया है, तमाम तरह इन्होंने पूरे लूट बचा रखी है और ओलिगोपोली एक चालू कर दी है कॉर्पोरेट घरानों की। उसके अंदर जो ज्यादा चंदा देता है वो ज्यादा धंधा पाता है। इस तरीके की लूट इन्होंने शुरू करी है। और मैं इसके साथ ही हमारे यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की ओर से हमारे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी कामेट शत्रुजी सिंह से अनुरोध करूंगा वो आए अपना संबोधन रखें। कामेट शत्रुजी सिंह। हमारे सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन के नेतागण व सभी स्टेट से आए हुए हमारे साथीगण, मैं सभी का UTUC यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं क्रांतिकारी लाल सलाम करता हूं। साथियों, आज हमारे ऊपर जिस तरह का हमला है और ये सरकार जिस तरह अपने एजेंडे पर काम कर रही है और झूठ पे झूठ ये सरकार हमारे साथ झूठे वादे लगातार करती जा रही है। हमारे साथ अभी कुछ दिनों पहले 13 नवंबर को श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने हम सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथ मीटिंग की थी। उसके अंदर बाकायदा उन्होंने कहा कि हम अभी लेबर कोड को लागू नहीं करने जा रहे हैं। अभी हम बगैर आपके कंसल्टेशन के, आपके फाइनल निर्णय के बाद ही हम लेबर कोड को लागू करेंगे। लेकिन अचानक 21 नवंबर को इस सरकार ने पूरे देश के अंदर लेबर कोड को लागू कर दिया।